हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ नॉलेज अल्फा क्लासेस। मैं हूं आपका दोस्त तारिश अमीन। फ्रेंड्स, जैसा कि हम कक्षा 8 बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के अतीत से वर्तमान यानी कि हिस्ट्री, जिसको हिंदी में इतिहास कहते हैं, के सभी चैप्टर्स के सॉल्यूशन वीडियो की सीरीज कर रहे हैं, जिसमें हमने फ्रेंड्स अध्याय 1 को कंप्लीट किया हुआ है, अध्याय फर्स्ट। आज का हमारा टॉपिक है अध्याय 2, जो कि भारत में अंग्रेजी राज्य की स्थापना। किस तरह से भारत में अंग्रेजी राज्य की स्थापना की गई, इस पूरे चैप्टर्स में इसका निचोड़ दिया हुआ है। तो फ्रेंड्स, वीडियो को एंड तक देखिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अब बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे जैसे मैं वीडियो अपलोड करूंगा आपको उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो आइए फ्रेंड्स, बिना देरी करते हुए चलते हैं आगे। तो अगर आप देखें फ्रेंड्स, तो इस तरह से हमने ये चैप्टर्स हैं आपकी किताब के। तो इस पहले चैप्टर को हमने कंप्लीट किया, कब, कहाँ और कैसे। अगर आपने इस वीडियो को नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। आज का हमारा टॉपिक है भारत में अंग्रेजी राज्य की स्थापना। कंप्लीट सॉल्यूशन वीडियो है, वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो आइए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। तो जैसा कि हेडिंग दिया हुआ है फ्रेंड्स, भारत में अंग्रेजी राज्य की स्थापना। तो भारत में अंग्रेजी राज्य की स्थापना कैसे हुई? तो ये फ्रेंड्स मध्यकालीन इतिहास की बात है। ये भारत है और यहाँ पर पहले मुगल साम्राज्य था। मुगल था जो भारत के बीचों बीच बैठा था। लेकिन 1707 ईस्वी से मुगल बादशाह के औरंगज़ेब की मृत्यु हो जाती है। और मृत्यु होने के बाद मुगल बादशाह बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है, तो मुगल सल्तनत का यहाँ से पतन शुरू हो जाता है। इसी पतन के दरमियान क्या होता है फ्रेंड्स, भारत बहुत सारे प्रांतों में बढ़ जाता है, छोटे छोटे प्रांतों में बढ़ जाता है। और अंग्रेज़ इसी ज़माने में आते हैं। अंग्रेज़ तो वैसे आपने पढ़ा होगा, 1498 में वास्को डी गामा भारत आया था। सबसे पहले पुर्तगाली था, यूरोपियन पुर्तगाली। कब आया था? तो 1498 में भारत आया था वास्को डी गामा, यहीं से भारत की खोज की थी। भारत की खोज नहीं हुई थी, भारत के रास्ते की खोज हुई थी। भारत बहुत पहले से मौजूद था। तो 1498 में आता है, यहाँ से अंग्रेज़ों के मतलब यूरोपियंस के आने का सिलसिला शुरू हो जाता है। बहुत सारी कंपनियाँ आती हैं यूरोप में। कौन कौन सी आती है? तो जैसे आपने सुना होगा, पुर्तगाल आता है, फ्रांस आता है, डच आता है। तो उसी में से एक ब्रिटेन, इंग्लैंड भी आता है, जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं अंग्रेज़ी राज। क्योंकि अंग्रेज़ किसको बोलते हैं? हम ब्रिटेन को ही बोलते हैं। तो ब्रिटेन की बात कर रहे हैं हम, ब्रिटेन या फिर अंग्रेज़ बोले आप। तो अंग्रेज़ ने भारत में आए, बिजनेस करने के लिए आता है। लेकिन देखता है कि जब केंद्र में जो मुगल सल्तनत है, मुगल सत्ता है केंद्र में बैठी हुई, वो क्या है, अब कमज़ोर हो गई और उसको बहुत ज़्यादा टैक्स देना पड़ता था। तो फ्रेंड्स, क्या करता है, वो चाहता है कि हम उससे ज़्यादा सक्षम है, दक्ष है, तो मुगल को हटा करके खुद की स्थापना कर दी जाए भारत में। तो इसी का पूरा कहानी है कि भारत में किस तरह से, ये भारत है, तो भारत में किस तरह से अंग्रेज़ों ने पहले व्यापार करने की नीति से आए कि बिजनेस करेंगे, और धीरे धीरे करके देखा कि नींव कमज़ोर है भारत की, बादशाह कमज़ोर है यहाँ का, तो उसने धीरे धीरे करके क्या कर दिया, पूरे भारत व्यापी हुकूमत को बना लिया। तो इसी का कहानी आपको पूरे चैप्टर में मिलेगा फ्रेंड्स, भारत में अंग्रेजी राज्य की स्थापना। चैप्टर को आप पढ़े, बहुत मज़ेदार चैप्टर है, बहुत कुछ जानने को मिलेगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो इस तरह से हम देख सकते हैं। हम इसका क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं, मतलब जो इसके क्वेश्चन दिए हुए इस चैप्टर्स के, उसका वीडियो सॉल्यूशन है। तो इसमें हम ज़्यादा डिटेल्स में चर्चा नहीं करेंगे। जब मैं चैप्टर की एक्सप्लेन करूँगा, आप वीडियो कमेंट सेक्शन में बताएं कि अगर आपको चैप्टर का एक्सप्लेनेशन चाहिए, तो मैं अच्छे से करके एक्सप्लेनेशन पूरा निचोड़ लेके आऊँगा चैप्टर का। लेकिन इसमें हम क्या करेंगे, सिर्फ सॉल्यूशन वीडियो है ये। तो आइए फ्रेंड्स, देखते हैं। तो पहला अगर क्वेश्चन देंगे तो ये कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जिसमें फिल इन द ब्लैंक्स है। भारत और यूरोप के बीच स्थल मार्ग से होने वाले व्यापार में डैश की महत्वपूर्ण भूमिका थी। तो किसकी महत्वपूर्ण भूमिका थी फ्रेंड्स? तो अगर आप चैप्टर पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा, अरब सौदागरों की, अरब सौदागरों, ऐसे लिख सकते हैं, सौदागरों, अरब सौदागरों की महत्वपूर्ण भूमिका थी। तो ये हमने पहला सवाल देख लिया। दूसरा सवाल देखते हैं, कंपनी द्वारा खरीदा गया माल कहाँ रखा है? डैश में रखा जाता था। तो कहाँ रखा जाता था? जाहिर सी बात है, जो भी कंपनी खरीदी है तो अपने माल को कहाँ रखेगी? अपने फैक्ट्री में रखेगी। तो कहाँ रखती थी? अपने फैक्ट्री में रखा जाता था। आगे बात करते हैं, एक के बाद एक कई लड़ाइयों ने मराठा को डैश कर दिया। तो क्या कर दिया फ्रेंड्स? कमज़ोर कर दिया। चूँकि मुगल यहाँ पे हार चुका था फ्रेंड्स, मुगल के हारने के बाद मुगल कमज़ोर हो चुका था और मुगल हार गया था। तो उसके बाद लोगों को लग रहा था कि मराठा साम्राज्य जो है वो अंग्रेज़ों को हराएगा। लेकिन मराठा जो है वो खुद ब खुद अपने अंदर में लड़ाई करती है, बहुत सारी लड़ाइयाँ करता है, आपसी लड़ाई, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है और पूरे हिंदुस्तानियों का सपना टूट जाता है कि मराठा अंग्रेज़ को हरा पाएगा। आगे बात करते हैं, चौथा, अंग्रेज़ के साथ सबसे पहले सहायक संधि को स्वीकार किया। तो किसने किया? तो फ्रेंड्स, दो बादशाहों ने किया था। किसने किया था? एक अवध का बादशाह था, शुजा-उद-दौला, इसको ऐसे लिख सकते हैं, शुजा-उद-दौला, शुजा-उद-दौला। तो इस तरह से लिख सकते हैं। ये कहाँ का बादशाह था फ्रेंड्स? तो अवध का बादशाह था। और एक और लिख सकते हैं, शुजा-उद-दौला और शाह आलम। ये शाह आलम कौन था फ्रेंड्स? तो ये मुगल बादशाह था, शाह आलम। तो इस तरह से दो बादशाह का नाम लिखेंगे आप। डैश अंग्रेज़ों के साथ सबसे पहले सहायक संधि को स्वीकार किया। तो किसने किया? शुजा-उद-दौला ने और शाह आलम ने।
शुजाउद्दौला अवध का बादशाह था, शाह आलम मुगल बादशाह था। आगे बात करते हैं, डैश ने विलय नीति का अनुसरण किया। तो किसने विलय नीति का अनुसरण किया? अंग्रेजों ने। अंग्रेजों ने क्या किया? विलय नीति का अनुसरण किया। बेसिकली जो भी रियासतें थी भारत में छोटी छोटी, उन अंग्रेजों ने उनसे कहा कि आपको भारत में शामिल होना पड़ेगा। यही क्या है फ्रेंड्स? विलय नीति है। या तो आप खुशी से शामिल हो जाएं या फिर हम ज़बरदस्ती आपको शामिल करेंगे, लेकिन आपको शामिल होना ही है। उनके सामने ऐसा टर्म्स एंड कंडीशन रख दिया कि उनको शामिल होना ही पड़ा। आगे बढ़ते हैं तो ये देखते हैं फ्रेंड्स, कुछ सही और गलत है। सही गलत बताना है तो यूरोप के व्यापारी भारत में अपना माल बेचने और बदले में यहाँ से सोना चांदी लेने आए थे। क्या ये सही है फ्रेंड्स? तो ये गलत है। यूरोप के व्यापारी अपने साथ सोना चांदी लाए थे और ला करके भारतीयों को दिया और भारत का माल यूरोप ले गए। तो ये अपोजिट लिखा हुआ है। चूँकि यहाँ पे भारत में सोने चांदी की कमी थी तो भारत में लोग सोने चांदी को पकड़ते थे, मतलब ज़्यादा तवज्जो देते थे, जबकि यूरोप के पास सोने चांदी की कमी नहीं थी तो वो सोना चांदी ला के देते थे और भारत से भारत का माल लेके चले जाते थे। इस दूसरा सवाल देखते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार करने का एक अधिकार मिल गया। तो हाँ, बिल्कुल मिल गया एक अधिकार। ईस्ट इंडिया कंपनी जैसे भारत में आई तो उसने जहांगीर से मतलब एक अधिकार लिया जिससे वो भारत में अपना कोठी स्थापित करती है और व्यापार करती है। अगला सवाल देखें तो भारतीय राज एकता में अभाव में एक एक कर अंग्रेजी शासन के अधीन होते चले गए। तो भारतीय राज्य की इसको पहले क्लियर कर लेता हूँ अच्छे से। जो भारत था फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे बात करूँ, ये जो भारत था तो भारत में एकता की बहुत कमी थी। सब अलग अलग रियासत बना हुआ था और कोई भी एक मजबूत रियासत नहीं था, जिस वजह से अंग्रेज़ों ने इसका फ़ायदा उठाया और फ़ायदा उठा के सब पे धीरे धीरे करके पूरे भारत पे कब्जा कर लिया। तो ये सवाल यही पूछ रहा है, भारतीय राज्य में एकता के अभाव में एक एक अंग्रेजी शासन के अधीन हो गए। एक एक रियासत, जो छोटा छोटा रियासत है, सब किसके अधीन हो गया? अंग्रेज़ों के अधीन हो गया, क्योंकि अंग्रेज़ों ने विलय नीति का अनुसरण किया था कि आपको शामिल होना ही है, या तो अपनी खुशी से हो जाइए या फिर ज़बरदस्ती हम करेंगे। अगला बात, कर मुक्त व्यापार से बंगाल के राजस्व को काफ़ी नुकसान हो रहा था। तो बिल्कुल हो रहा था फ्रेंड्स, ये सही हो जाएगा। कर मुक्त व्यापार से बंगाल के राजस्व को काफ़ी नुकसान हो रहा था। आगे बात करते हैं तो अगला सवाल देखते हैं, ये 5वां नंबर सही गलत का सवाल है। ये कंपनी की सेना की जीत हुई क्योंकि उनके पास भारतीय सेनाओं से बेहतर तोपें और बंदूक थी। बिल्कुल फ्रेंड्स, आपने पढ़ा होगा 1757 प्लासी की लड़ाई हुई और 1764 बक्सर की लड़ाई हुई। ये प्लासी है और ये बक्सर है, बक्सर। और दोनों की लड़ाई में अंग्रेजी कंपनी जीत जाता है। तो कह सकते हैं फ्रेंड्स ऐसा क्यों हुआ? तो क्योंकि वो ज़्यादा सक्षम थी, उनकी सेनाएं ज़्यादा डिसिप्लिन्ड थी, ज़्यादा सक्षम थी इसलिए, और उनके पास तोपें और बंदूकें भी अच्छी थी, अच्छी क्वालिटी की थी, इसलिए कंपनी को क्या हुआ? जीत मिलता है और भारतीय सेनाओं को हार का मुंह देखना पड़ता है। तो ये भी क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? सही हो जाएगा हमारा कि हाँ, कंपनी की सेना की जीत हुई क्योंकि उनके पास भारतीय सेना से बेहतर तोपें और बंदूकें थी। आगे बढ़ते हैं, आइए विचार कीजिए। तो ये फ्रेंड्स 4 क्वेश्चन है हमारे पास, 1 2 3 4। तो आइए फ्रेंड्स एक एक करके हम सबको डील करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। तो ये रहा हमारा पहला सवाल फ्रेंड्स, यूरोप की व्यापारिक कंपनियों ने क्यों भारत में राजनीतिक मामलों में हस्तक्षेप करना शुरू किया? चूँकि फ्रेंड्स मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ पहले ही आपको। ये भारत है, तो भारत में जब मुगल जो बीच में बैठा था वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गया था। कमज़ोर होने के बाद चूँकि अंग्रेज़ यहाँ व्यापार करने आते थे, बिज़नेस करने आते थे, जो जब भारत में बिज़नेस करेंगे तो उनको क्या देना पड़ेगा? टैक्स देना पड़ेगा, कर देना पड़ेगा। अब देखते हैं वो कि मेरे से कमज़ोर बादशाह को हम टैक्स देंगे जबकि हम अपनी यहाँ राजनीति मतलब अपने आप को स्थापित कर सकते हैं, केंद्र में बैठा सकते हैं। तो उन्होंने क्या किया? धीरे धीरे करके राजनीति के मामलों में क्या करना शुरू कर दिया? हस्तक्षेप, टांग अड़ाना शुरू कर दिया, जिससे वो राजनीति में बन सके। तो यही सवाल पूछ रहा है, तो मैंने इसको एक्सप्लेन कर दिया आसान भाषा में। आइए अब इसका आंसर देखते हैं कि उत्तर इसको कैसे लिखेंगे। तो यूरोप के व्यापारिक कंपनियों का मुख्य उद्देश्य व्यापार में अधिक से अधिक क्या था? लाभ कमाना था। करों में छूट प्राप्त करने के लिए और राज्य में व्यापार के एक अधिकार प्राप्त करने के लिए उन्हें राजनीतिक क्षेत्र से ही ये सुविधाएं क्या हो सकती थी? मिल सकती थी। अतः उन्होंने अपने लिए अधिक सुविधाएं पाने के क्रम में राजनीतिक अनुकंपा प्राप्त करने की कोशिश की। उन्होंने यह भी देखा कि भारतीय राज्य एक दूसरे से लड़ने में मशगूल है और उसमें फूट व वैमनस्य है। इस स्थिति का लाभ उठाने के लिए उन्होंने भारत के राजनीतिक मामलों में हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया। इससे राजनीतिक सत्ता पर उनकी पकड़ भी मजबूत हो गई और उन्हें अधिक से अधिक व्यापारिक सुविधाएं भी मिल गई। मतलब एक तीर दो निशाना। उन्होंने सारी तरह से देखा कि क्या है, भारतीय कमज़ोर हैं, आपस में लड़ रहे हैं, तो हम इसमें आराम से राजनीति में हस्तक्षेप करके अपनी स्थिति को भारत में मजबूत कर सकते हैं और राजनीतिक अनुकंपा प्राप्त कर सकते हैं। तो इस वजह से उन्होंने क्या किया? राजनीति में धीरे धीरे घुसा और घुसने के बाद पूरे भारत में अपने हुकूमत को साबित कर दिया। तो अगला सवाल अगर आप देखें तो फ्रेंड्स ये है अगला सवाल,
अंग्रेज़ बंगाल पर क्यों अधिकार करना चाहते थे। तो मैं पहले एक्सप्लेन कर दूं फ्रेंड्स कि ये अगर भारत है तो ये क्षेत्र बंगाल का पड़ता था, और उस वक्त बंगाल में बिहार भी शामिल था, बंगाल था, बिहार था, उड़ीसा था, झारखंड था, साथ ही साथ बांग्लादेश भी हुआ करता था। और चूंकि ये पूरा जो एरिया है ये बहुत ज़्यादा उस वक्त का धनी प्रांत था, सबसे धनी प्रांत था कौन था, बंगाल था। तो अंग्रेज़ चाहते थे कि अगर सबसे धनी प्रांत पे कब्जा कर लेंगे तो उनको बहुत ज़्यादा राजस्व आएगा, पैसा आएगा। इस वजह से वो क्या करते थे, बंगाल पे अपना अधिकार करना चाहते थे। तो बंगाल एक बड़ा और धनी प्रांत था, इसमें आधुनिक बिहार और उड़ीसा भी शामिल थे। बंगाल पर अधिकार प्राप्त करने का अर्थ होता कि वहाँ की अन्य यूरोपीय कंपनियों को व्यापार से दूर रखना और कुल मुनाफा स्वयं कमाना। अधिक से अधिक मुनाफा कमाने के लिए बंगाल पर राजनीतिक अधिकार प्राप्त करना अंग्रेज़ों के लिए ज़रूरी हो गया था। ऐसी स्थिति बन जाने का अर्थ होता कि कंपनी राज्य में जो भी माल खरीदती उस पर उसे कोई भी प्रकार का कोई कर नहीं देना पड़ता। अतः इन्हें व्यापारिक कारणों से अंग्रेज़ बंगाल पर अधिकार करना चाहते थे, बिजनेस कारणों से, और ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमाने के कारण वो क्या करना चाहते थे, बंगाल पे अधिकार करना चाहते थे कि अगर बंगाल पे एक बार अधिकार हो गया मेरा तो ना हमको टैक्स देना पड़ेगा और ज़्यादा से ज़्यादा हम फ़ायदा भी उससे कमा सकते हैं, चूँकि बंगाल बहुत धनी प्रांत था। तो उम्मीद करते हैं कि इस सवाल का जवाब आपको समझ में आ गया होगा, एक्सप्लेन हो गया। आप अपने शब्दों में लिख सकते हैं फ्रेंड्स, लेकिन आइडिया ले सकते हैं कि किस तरह से आंसर लिखा जाता है। आगे बात कर लें, क्यों और किन परिस्थितियों में भारतीय शासक ने सहायक संधि की शर्तों को स्वीकार किया। तो क्यों सहायक संधि, मैंने अभी इससे पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताया कि सबसे पहले शुजाउद्दौला और शाह आलम ने सहायक संधि को स्वीकार किया। तो किन परिस्थिति में स्वीकार किया, तो उनको मजबूरी था स्वीकार करना, अगर वो नहीं करते तो उनके साथ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता, इसलिए उन्होंने क्या किया, स्वीकार किया। तो 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद कई नए स्वतंत्र क्षेत्रीय राज्यों का उदय हुआ था। इनमें आपसी तालमेल का अभाव था, हर राज्य दूसरे के इलाके को हड़प कर अपने राज्य का विस्तार करना चाहता था। उनमें एकता के अभाव की स्थिति को देखकर अंग्रेज उन्हें अपनी आधुनिक सैन्य सहायता देना चाहते थे ताकि वे अपने पड़ोसी राज्य से लड़कर आसानी से जीत सके। इसमें अंग्रेज़ों का निजी स्वार्थ तो था ही, भारतीय शासक भी इसमें अपना लाभ देख रहे थे। उनके राज्य क्षेत्र का विस्तार होगा, साथ ही जो शासक या राज्य अंग्रेज़ों के व्यापारिक लाभ के रास्ते में वादा खड़ी करता था, अंग्रेज़ उसके खिलाफ दूसरे राज्य के सहारे युद्ध छेड़कर उसे हराकर अप्रत्यक्ष रूप से उस राज्य पर कब्जा कर लेते थे। अतः हर परिस्थिति में भारतीय शासक को अंग्रेजी की सहायक संधि को स्वीकार करना ही पड़ता था। मतलब अगर आप फ्रेंड्स कहें तो ये भारत का कोई भी राज्य हो, मान लिया कि छोटा राज्य है, ये राज्य है, ये राज्य है, ये सारा राज्य है, सारे राज्य पे क्या करते थे, अंग्रेज़ कहते थे कि मेरी सैनिक क्षमता ज़्यादा मजबूत है, आप क्या कीजिए, अपने बगल वाले राज्य को लड़ाई कीजिए और इसका क्षेत्र अपने अंदर विस्तार कर लीजिए और इससे जो भी रेवेन्यू आएगा, पैसा आएगा, वो आपको आएगा। तो ये राज क्या करता था, कहता था कि हमको तो लड़ना नहीं, लड़ेगा कौन, अंग्रेज़ लड़ेगा मेरी तरफ से, और क्या करेगा इस राज्य को कब्जा करेगा। अब फायदे में इस क्षेत्र के राजा को क्या फ़ायदा होता है, इस राज्य का रेवेन्यू मिल जाता, पैसा मिल जाता। तो इसने क्या करता है, ये कबूल कर लेता है और अंग्रेज़ी सेना को मिला लेता है। अंग्रेज़ी सेना मिलाने के बाद ये इस पर क्या करता था, हमला करता था और इसको अपने अंदर मिला लेता था। तो अप्रत्यक्ष डायरेक्ट कहें या इनडायरेक्ट कहें, जिसके हाथ में पावर होता है उसी की सत्ता होती है। अंग्रेज़ के हाथ में पावर था क्योंकि इसकी सैनिक क्षमता मजबूत थी, तो ये इसको मिला लेता था। तो जितना भी था प्रांत था, सब पे धीरे धीरे करके अंग्रेज़ों ने क्या कर लिया, अपनी हुकूमत को स्थापित कर लिया। तो डायरेक्ट बोले आप इनडायरेक्ट बोले, अंग्रेज़ों का ही हुकूमत यहाँ पे था। और सहायक संधि को स्वीकार करना जरूरी था। अगर नहीं करता, कोई प्रांत कहता कि हम नहीं करेंगे, आपको अपने अंदर नहीं मिलाएंगे, जो मजबूत है, कमज़ोर वाला उसके अंदर नहीं आएगा, तो क्या कहता है, उसके ऊपर हमला कर देगा था और हमला करने के बाद उसको अपने अंदर मिला लेता था। तो इस तरह से इसका आंसर हम कंप्लीट करते हैं फ्रेंड्स। चौथा सवाल देखते हैं, और ये हमारा आज का आखिरी सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। प्लासी और बक्सर के युद्ध में आप किसे निर्णायक मानते हैं। तो मैं थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ, प्लासी को और बक्सर को। 1757 में होता है प्लासी का लड़ाई, इसको हम P से डिनोट करते हैं, और 1764 में होता है बक्सर का लड़ाई, इसको हम B से बताते हैं। तो प्लासी की लड़ाई में दो बंगाल था, दो लड़ने वाला था। एक था सिराजुद्दौला वर्सेस अंग्रेज़, मतलब अंग्रेज़ लड़ रहे थे, सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब था, उन दोनों में लड़ाई होता है प्लासी की युद्ध। जबकि 1764 में जो बक्सर का युद्ध होता है, इसमें 3 कॉम्बाइंड सेना रहता है। बंगाल का एक सेना रहता है मीर कासिम, दूसरा है शुजाउद्दौला जो अवध का बादशाह रहता है, और तीसरा है शाह आलम जो मुगल बादशाह रहता है। इन तीनों की कॉम्बाइंड सेना रहती है, और एक तरफ क्या रहता है, अंग्रेज़ रहता है। अंग्रेज़ लड़ता है इन तीनों से और दोनों में अंग्रेज़ जीत जाता है। तो पहला लड़ाई आप किसको मानते हैं, सबसे अहम लड़ाई, इंपॉर्टेंट लड़ाई आपके नज़र में क्या है, ये प्लासी वाला या फिर 1764 बक्सर वाला। तो यही सवाल आपसे पूछ रहा है कि प्लासी और बक्सर के युद्ध में आप किसे निर्णायक मानते हैं। तो मेरे अकॉर्डिंग फ्रेंड्स, जो बक्सर का युद्ध है ये ज़्यादा निर्णायक है।
क्योंकि प्लासी के युद्ध में अंग्रेज़ों ने सिर्फ और सिर्फ बंगाल को हराया और बंगाल पे अपनी स्थिति को मजबूत किया और इस पे अपना राजनीतिक अधिकार स्थापित कर दिया। लेकिन बक्सर के युद्ध से ये साबित हो गया कि पूरे भारत में अब अंग्रेज़ों के सिवा कोई भी मजबूत स्थिति में नहीं है जो भारत के ऊपर क्या कर सके, हुकूमत कर सके। क्योंकि भारत पे हुकूमत उस वक्त मुग़ल का था और मुग़ल उस वक्त हार चुका था अंग्रेज़ से, तो अब कब्ज़ा कौन करता भारत के ऊपर, अंग्रेज़ करता। तो सबसे निर्णायक लड़ाई कौन सी हुई, बक्सर की लड़ाई हुई। आइए इसको आंसर में कैसे उतारेंगे इसको देखते हैं। जून 1757 में मुर्शिदाबाद के पास पलासी में बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के करीब 30,000 सिपाहियों और अंग्रेजी सेना के बीच युद्ध हुआ था। बिना कोई कर दिए बंगाल में व्यापार करने का शाही फरमान अंग्रेज़ों ने 1717 ईस्वी में मुगल सम्राट फर्रुख शाह से प्राप्त कर लिया था, जिससे बंगाल के राजस्व को काफ़ी क्षति हो रही थी। इसी के खिलाफ सिराजुद्दौला ने अंग्रेज़ों से युद्ध किया, पर नवाब सिराजुद्दौला क्या होता है, मारा जाता है। फिर उसके सेनापति मीर जाफ़र को बंगाल का नवाब बनाकर अंग्रेज़ों ने भारत में कंपनी की सत्ता की स्थापना शुरुआत की। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, तो मीर जाफ़र ने भी जब कंपनी की नीतियों का विरोध किया तो उसे हटाकर अंग्रेज़ों ने उसके दामाद मीर कासिम को बंगाल का नवाब घोषित कर दिया। कब किया, तो 1760 में बंगाल का नवाब बना दिया। बाद में वह अंग्रेज़ों की गलत नीतियों के खिलाफ हो गया। उसने मुगल शासक शाह आलम और अवध के शासक शुजाउद्दौला, तो कौन कौन हो गया फ्रेंड्स, मीर कासिम, शाह आलम मुगल का और अवध का नवाब कौन है, शुजाउद्दौला, तीनों ने मिलाकर अंग्रेज़ की खिलाफत की। मतलब तीनों ने अंग्रेज़ के खिलाफ अपनी सेना को उतारा और अंततः तीनों की संयुक्त सेना की कंपनी की सेना के साथ पश्चिम बिहार के बक्सर नामक स्थान पर 1764 में युद्ध हुआ, जिसमें भारतीय सेनाओं की क्या हो गई, हार हो गई। इस हार के पश्चात 1765 में शुजाउद्दौला और शाह आलम ने इलाहाबाद में क्लाइव के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए। समझौते के अनुसार ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की क्या मिल गई, दीवानी मिल गई। इससे कंगनी हो गया, यहाँ पे कंपनी होगा। इससे कंपनी को इन प्रदेश के राजस्व वसूली का अधिकार मिल गया। इससे उन्हें अत्यधिक व्यापारिक फायदा हुआ। अब वे बंगाल विजय के बाद भारत में एक महत्वपूर्ण राजनीतिक शक्ति के रूप में उभरे और धीरे धीरे पूरे भारत में आर्थिक संसाधनों पर अपना कब्जा जमाने का प्रयास करने लगे। अतः यह स्पष्ट है कि प्लासी की अपेक्षा बक्सर का युद्ध अंग्रेज़ों के लिए निर्णायक था। यहीं से वे पूरे भारत पर अपना अधिकार जमाने में सफल हुए। अतः बक्सर का युद्ध अधिक निर्णायक था। तो इस तरह से फ्रेंड्स, बंगाल एक धनी प्रांत था और साथ ही साथ बक्सर में क्या होता है, वो बंगाल के नवाब को भी हराता है, मुगल के नवाब को भी हराता है और अवध के नवाब को भी हराता है। मतलब पूरे भारत में जो सबसे मजबूत स्थिति में था मुगल, उसको हराता है। और फाइनली ये डिपेंड हो जाता है कि अब जो है सबसे मजबूत शक्ति कौन है, तो पूरे भारत में अंग्रेज़ है और यहीं से अंग्रेज़ों की स्थापना शुरू हो जाती है। तो इस तरह से हमने देखा फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने सभी चैप्टर्स को पढ़ा, चैप्टर को एक्सप्लेनेशन भी देख लिया, साथ ही साथ क्वेश्चन आंसर को भी देख लिया, समझने का भी प्रयास कर लिया। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आएगा तो लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना प्रीशियस कमेंट ज़रूर हमको कमेंट बॉक्स में दें, जिससे हमें पता चल सके कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर बताएं हमको कमेंट सेक्शन में वीडियो पसंद आ रहा है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, पढ़ते रहें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, बाय बाय।